Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the goodness of fit test, and we write down the procedure for and also the various steps involved in goodness of fit test. And what goodness of fit test mean is that we want to fit any data to a particular distribution. So this process of fitting the data to a particular distribution we use ट्राई-स्क्वायर. ठीक है, हमें कोई डाटा दिया हुआ होगा और हमसे कहा जाएगा कि आप बताएं कि या फाइंड आउट दैट दिस डाटा फॉलोज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज के लेक्चर के अंदर हम पाइसान, बाइनोमियल और नॉर्मल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ डेटास मौजूद होंगे और हम ट्राई करेंगे कि ये डाटा जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं. ठीक है, अब इस चीज़ को देखने के लिए बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का मालूम करना. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड कर लें तो फिर आप इन्फ्रेंस की तरफ जा सकते हो, डाटा की टेस्टिंग के बारे में जा सकते हो. तो जैसा कि शुरू से लेके आज तक हम यही बात करते आए हैं कि स्टेटिस्टिक्स में अल्टीमेट पर जो हमारा पर्पज़ होता है, मेन मकसद है, वो सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेना. ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ. डाटा हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है, देखें कि ये इज दिस डाटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. अब बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाइनोमियल के कितने पैरामीटर्स होते हैं? 2 पैरामीटर्स, n एंड p. और बाइनोमियल का फंक्शन किसके इक्वल होता है? यू नो दैट बाइनोमियल फंक्शन, ये चीज़ें हम रिपीट कर चुके हैं. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, चूँकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अगर कंटिन्यूस हो तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू NCH, n combination of h, p raised to the power h and q raised to the power n minus h, where h lies between 0, 1 to up till n. इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा. और it has 2 parameters. ठीक है, that is n and p. p is the probability of success and n is the number of trials. ठीक है, मसलन एक कॉइन को मैंने 10 टाइम्स थ्रो किया, इट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी? 10. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? p स्मॉल p है, that will be 1/2. Understand? If I throw a coin, so probability of success जिसमें head आने में, that is called p, that can be 1/2. और how many times I throw the coin? n is equal to number of trials, n is equal to 10, maybe 10 times. ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ को सामने रखते हुए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपके पास मौजूद है. और आप एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज हों, सपोज ये हमारे पास कुछ क्लास लिमिट्स थी, अगर ये स्टार्ट लेक्चर में मैंने इसकी बात की थी. ठीक है, जहाँ पे हमने वेजेस ऑफ वर्कर की बात की थी, दैट वाज 51 से लेकर और नेक्स्ट 52, 7 का इंटरवल था 58 और उसके बाद क्या था नेक्स्ट 59 से 65 एंड सो ऑन. इसके सामने फ्रीक्वेंसी थी
3, 11 और मे बी यहाँ पे 29 थी और एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस वाज द फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस स्टार्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें तो ये जो समेशन एफ था इसका टोटल 120 था। समेशन एफ वाज 120। ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 120। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह 11 डिवाइडेड बाई 120 एंड 29 डिवाइडेड बाई 120 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू जो भी है यहाँ पे मे बी 1 वैल्यू थी लास्ट, तो 1 डिवाइडेड बाई 120। तो जब इसका सम करेंगे तो शुड बी 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने क्या किया कि हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल के ऊपर डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है? इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी कि जी 45 से लेकर 51 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/120 करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.025 हो, इट्स मे बी। इसी तरह 11/120 करोगे तो कोई प्रोबेबिलिटी आएगी। इसी तरह 59 से 65 के लिए 29/120 करोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी। अब बताने का मकसद ये है, इस कॉलम को हम क्या बोलते थे जिसमें एक साइड पे क्लास लिमिट्स हो और एक साइड पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब मकसद सिर्फ ये सारा कुछ बताने का ये है कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, क्या हो? प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, तो क्या मैं अगर इसको 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ से मल्टीप्लाई करता जाऊं तो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए ना। अगर मैं इसको 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ समेशन एफ से, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को समेशन एफ से मल्टीप्लाई करो तो 120 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी 120 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी कैंसिल, तो वापस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना। अब इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से वापस फ्रीक्वेंसी में हम कैसे आ सकते हैं कि अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें समेशन एफ के साथ तो वी कैन कम बैक टुवर्ड्स आवर फ्रीक्वेंसी। तो अब आपने दो चीज़ें इसमें सीखी अभी तक कि बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करते हैं, इसकी रेंज 0 से लेकर n तक होती है। इट हैज़ 2 पैरामीटर्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने एक और चीज़ आपको दी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, जो टॉपिक था जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने ये बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर पता हो तो वहाँ से हम वापस फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव में जा सकते हैं। बस ये दो चीज़ें थी। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट 5 coins are tossed $1,000 times। ठीक है जी, 5 सिक्के लेकर 1000 टाइम्स उनको ट्रायल किया गया। एंड द नंबर ऑफ heads were observed as given below। ठीक है, number of heads were observed as given below। तो number of heads है और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 38 टाइम ऐसा हुआ कि कोई हेड नहीं आया और 144 टाइम ऐसे हुआ कि 1 हेड आया।
यानी जब आपने 1000 टाइम उसको थ्रो किया तो 144 केसेस ऐसे थे जिसमें वो एक हेड आया 5 टाइम्स में से, ठीक है। इसी तरह 342 केसेस ऐसे थे जिसमें 2 हेड आए और 287 केसेस ऐसे थे जिसमें 3 टाइम्स हेड आए, ठीक है। और इसी तरह 164 ऐसे थे जिसमें 4 टाइम्स हेड आया और 5 टाइम्स के लिए 25 केसेस ऐसे थे। तो ये है जी डाटा हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स का और साथ फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसके। इसको हम OI भी कह सकते हैं, OI ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद है शुरू में हमने ट्राई स्केल लिखा था तो OI माइनस EI। अब क्वेश्चन इज दैट टेस्ट whether a binomial distribution whether a binomial distribution whether a binomial distribution gives a satisfactory fit to the above data। कहता है कि बताओ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको फिट बैठती है, ठीक है। अब जब आपके सामने डेटा मौजूद है, जब ये सम करेंगे तो ये समेशन ऑफ किसके इक्वल है 1000। तो शुरू में बता भी दिया है कि ट्राइन स्टार्स 1000 और दिस इज अवर n। आपको पता है जब बाइनोमियल x इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक होता है तो n कितना है जी 5 टाइम लिए गए 5। दिस इज अवर n इज इक्वल टू 5, ये वी नो दिस। अब मुझे ये बताएं तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने बताना है, टेस्ट करना है कि ये बाइनोमियल को डाटा फॉलो करता है या नहीं। तो पहला स्टेप क्या है H0 the data follows binomial distribution ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमें बाइनोमियल के 2 पैरामीटर होते हैं n और p। n तो मुझे पता चल गया डाटा में मौजूद है, p तो हमें नहीं पता, स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप था ये। तो इट मींस द डेटा डज नॉट फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वो स्टेट अल्फा। तो टेट अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। वी चूज क्या लें, टेट क्या लें। तो द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज टू बी यूज्ड इज जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राई स्केयर यूज करते हैं वेयर i इज फ्रॉम 1 to k एंड OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। इस समेशन के अंदर लेके आना है इसको EI को। अगर आप इसको समेशन में नहीं लाएंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा। विच फॉलोज ट्राई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद k minus 1 minus number of parameters estimated, number of estimated parameters। ठीक है जी। तो यहाँ पर 8 ही पैरामीटर एस्टिमेट करना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बिकॉज n ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा OI दिया हुआ है, EI निकालना है। व्हाट इज EI, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने शुरू में कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अगर आप प्रोबेबिलिटीज दी हुई हो तो वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ
कि ई आई जो हम निकालेंगे ये स्टेप नंबर 4 में निकालेंगे। एक तो बात कंप्यूटेशन में, जी स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है, ठीक है। और कंप्यूटेशन में हमने वैल्यू निकालनी है इसकी टाई स्क्वायर की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पी को एस्टिमेट करना पड़ेगा, किसको, पी आई को। व्हाट इज पी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वी नो दैट कि हमें डाटा दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली एच 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके सामने हमें दिया हुआ एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ जी एफ की वैल्यू क्या है, 38 144 342 और 287, next 164 and the last one is 25, ठीक है। दिस इज बेसिकली हमारा ओ आई ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ओ आई। अब जब ई आई चाहिए तो ई आई लाने के लिए पहले मुझे प्रोबेबिलिटीज चाहिए, बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज चाहिए, ठीक है। अब बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज तब निकलेंगी जब पी की वैल्यू पता होगी। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बिकॉज वी नो दैट कि एच बार इज इक्वल टू एन पी, ये तो हमें पता है ना कि बाइनोमियल का जो मीन होता है वो एन पी के इक्वल होता है। एन हमें पता है, अगर एच बार का पता चल जाए इस डाटा में से, ठीक है, इस डाटा में से अगर हम एच बार निकाल लें तो उसको एन पी के बराबर रखेंगे, वहां से पी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस पी की वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी निकालने में फाइंड करेंगे। एन और पी पता हो तो जो मर्जी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। उन प्रोबेबिलिटीज को हम 1000 के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एच का, ठीक है। तो ये 0 है तो 144 है। इसी तरह एफ एच में अब आप देखते जाएं इसको 6 8 4 एंड सो ऑन, ये आप बनाइए और देखिए कि एच बार की वैल्यू क्या है। एच बार का फार्मूला है समेशन एफ एच ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ आप जब करेंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई होता 2470 आएगा डिवाइडेड बाई 1000। तो दिस इज इक्वल टू 2.47, ठीक है। एच बार की वैल्यू आ गई। अब आप एच बार की जब आप 2.47 बराबर है एन पी के, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट एन की वैल्यू पुट कर दें तो पी के स्टेट वाला आएगा 2.47 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है 5। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ पी और ये आ जाएगी वैल्यू पी। तो पी की वैल्यू क्या आ रही है जी 0.494। ये है जी पी की वैल्यू जो हमने एस्टिमेट की। अब इस डाटा में से हमने क्या किया, हमने इस डाटा को यूज करते हुए एक्स बार निकाला, उसको एन पी के बराबर रख दिया, वहां से पी आया। नाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड होंगी, प्रोबेबिलिटी दैट एच इज इक्वल टू एच, किसके इक्वल है, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं। दिस इज एन सी एच इनटू पी रेज़ टू द पावर एच, और क्यू क्या है 1 माइनस पी होता है एन माइनस एच। तो पुट करें एच की जगह 0 पुट करें, एन की जगह पुट करें वैल्यू क्या है, एन क्या है 5C0। ये मैं प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूं और पी की वैल्यू 0.494 इसकी पावर 0 और क्यू क्या आ जाएगा 0.506। तो इसकी पावर 5 माइनस 0। तो ये सारा हल होकर 0.5 की पावर 6 यही आएगा। इसकी पावर 0.506 की पावर 5 वो आएगा और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अभी। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपकी आ जाएंगी। अब इसमें देखें प्रोबेबिलिटीज आने के बाद देखें क्या वैल्यू आती है। तो 0.506 की पावर 0.506
रेज टू द पावर 5, तो 0.0332 0.332 जी। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटीज पुट करें। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी 5C1, तो 0.494 पावर 1 आ जाएगा और 0.506 की पावर 4 आ जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। नेक्स्ट 5C2 हो जाएगा। 5C2 तो सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा और 0.494 की पावर 2 और साथ 0.506 की पावर 3। इसी तरह लास्ट क्या होगा 5C5 और 0.497494 इसकी पावर 5 आ जाएगी और साथ उसकी पावर 0। तो ये प्रोबेबिलिटीज आप निकाल लें, ठीक है। अब जब प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटीज मौजूद हों तो क्या मैं वापस अगर उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। यस। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। OI दिया हुआ है हमें, दैट इज बेसिकली 38, उसके बाद 144, नेक्स्ट स्टेप 342, उसके बाद 287 एंड 164 एंड 25। तो अब EI कैसे निकालना है हमने? EI वेयर EI इज इक्वल टू, तो जो बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी 1000 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू X, वो जो कॉलम था ना प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली वैल्यू जो आती है इसकी 33.2 जब 1000 से प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी तो, और दूसरी वैल्यू आ रही है 161.9। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 316.2, उसके बाद 308.7, 150.7 और नेक्स्ट है 29.4, ठीक है। तो इसको भी जो सम करें तो इट शुड बी 1000, ठीक है जी, इसको भी 1000 होना चाहिए। तो अब आपने सिर्फ देख लिया कि EI को हम कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड EI, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालते हैं। बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज निकाली, बाइनोमियल का पैरामीटर पहले मीन डाटा को निकाला, वहां से बाइनोमियल का पैरामीटर P आया, उस P को और यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज को निकालना है। और N ऑलरेडी वी नो दैट, N और P का पता था तो बाइनोमियल का हम फार्मूला लगा सकते थे। वहां से हमने X 0 1 2 3 5 की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। उन प्रोबेबिलिटीज को हमने मल्टीप्लाई अप कर दिया किसके साथ जी? कैपिटल समेशन F के साथ। इसको हम कैपिटल N भी लिख देते हैं, समेशन F इज इक्वल टू कैपिटल N, अंडरस्टैंड। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बाइनोमियल की फ्रीक्वेंसीज आ रही। अब ये बाइनोमियल की फ्रीक्वेंसीज हैं जी EI। अब हमारे पास टाई स्क्वायर का फार्मूला क्या है कि OI माइनस EI, इस सारे का ले लें, जो डिफरेंस आए स्क्वायर ले लें उसको फिर EI पे डिवाइड कर दें, यानी 38 माइनस 33.2, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 33.2। तो जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दें। उसके बाद ये वैल्यू में हल दिस वैल्यू बिकम 0.69। उसके बाद नेक्स्ट करें 144 माइनस 161.9, इस सारे का स्क्वायर ले लें और डिवाइडेड बाई 161.9, तो हल करें तो 1.98 ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 342 माइनस 316.2, डिफरेंस लें, उसका स्क्वायर ले लें और डिवाइडेड बाई 316.2 कर दें, तो दिस डिफरेंस शुड बी 2.15।
नेक्स्ट क्या है जी, 287 माइनस 308.7 यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो 308.7। तो इसको हल करें तो क्या आता है जी, दिस इज 1.53 जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 287 के बाद क्या, 164 माइनस 150.7, इस सारे का स्केयर लें और डिवाइडेड बाय 150.7, तो हल करें तो 1.17 आ रहा है। और लास्ट वन जो है दैट इज बेसिकली 25 माइनस 29.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29.4, दिस विल बिकम 0.66। तो दीज, अब आप इनको सम कर लें, इनको सबको ऐड कर लें, ठीक है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आती है, ट्राई स्क्वायर की वैल्यू है, दिस इज बेसिकली 8.18 यानी 0.69 प्लस, ये सारी आपस में प्लस होती जाएंगी, ठीक है। ये सारी ऐड करें वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करें और ऐड करने के बाद ट्राई स्क्वायर की, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ट्राई स्क्वायर की। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर इस डाटा में के की वैल्यू क्या है, के इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज, के इज द नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो के की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 5 है। और अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज क्रिटिकलिजन जी। तो ट्राई स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ट्राई स्क्वायर अल्फा के माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जनरल केस पहले लिख लो, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स ठीक है जी। अब आप टेबल वैल्यू देखें क्या आती है, ट्राई स्क्वायर अभी सिर्फ लिख लें 0.05, के की वैल्यू 6 है, -1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो हमने एक पैरामीटर एस्टिमेट किया है इसलिए -1 और आ गया, तो 6 - 2 4 हो जाएगी, यानी दिस इज वैल्यू इसकी क्या आती है, टेबल वैल्यू देखें इसमें। तो ट्राई स्क्वायर के टेबल में देखें इसकी वैल्यू क्या है, 4 और 0.05 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 पर, 0.05 अल्फा पर 9.49 वैल्यू आ रही। इसका मुराद ये है कि कोई वैल्यू अगर इस वैल्यू से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, इस वैल्यू से बड़ी आ गई तो हाइपोथेसिस, दिस इज बेसिकली अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा 0.05, तो ये वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली 4.94 और ये रीजन है, ठीक है जी। तो ये ट्राई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देखा। तो अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, 8.18, इट मींस इट फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, ये कहीं यहाँ पे लाई करेगी इस जगह पर अप्रॉक्सीमेटली, तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, 1 माइनस अल्फा इज द एक्सेप्टेंस रीजन, देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट, तो कंक्लूजन आ जाएगा। So since the computed value of ट्राई स्क्वायर falls in the acceptance region, therefore we accept H naught and conclude that the particular data follows binomial distribution। ठीक है। अब आपको मैं ये क्वेश्चन और करता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में P की वैल्यू मैं खुद बता दूं, सपोज अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे कर लूं, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फॉलोइंग डेटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद P is equal to 0.5, with P is equal to 0.5, because I know that when a coin is tossed probability of head क्या 1/2.5 होती है। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया जाए कि सपोज दैट द फॉलोइंग डाटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद P is equal to 1/2 या 0.5, तो अब आपने पैरामीटर एस्टिमेट नहीं करना, x बार नहीं निकालना,
ठीक है, बिकॉज एन का भी आपको पहले से पता है, पी उसने खुद दे दिया है, क्वेश्चन के अंदर खुद दे दिया है। अब आपने एक्स बार नहीं निकालना और वही पी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूज करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर -1 भी नहीं करना फिर, क्योंकि यू नो दिस, आपको पहले से मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है पी की वैल्यू, तो आपने ना ही वो एक्स बार निकालना है, निकाल के एन पी के इक्वल रखना है, ना ही आपने पी की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। और पी की वैल्यू वही यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब यही क्वेश्चन को आपने एज एन असाइनमेंट सॉल्व करें कि सपोज मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं कि कॉइन इज टॉस्ड 1000 times with the following data is observed, test the hypothesis that the data follows binomial distribution with p is equal to 0.5। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाएं तो चेंज क्या आएगी, अब 0.494 की जगह पर आपने 0.5 को यूज करना है, ठीक है। और सारे पैरामीटर्स नोन है, एन भी पता है, पी भी पता है, हमें कोई चीज फाइंड करनी नहीं पड़ रही। अब इसके दो जवाब पर चेंज आएगी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी जो 0.5 यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटीज, नंबर 2 जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वहां पर -0 कर देंगे, क्यों के -1 -0, इसलिए कि आपने कोई पैरामीटर एस्टिमेट नहीं किया, अंडरस्टैंड। और ना ही आप समेशन एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे और एक्स बार निकालने के लिए, ना ही एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, द इंपॉर्टेंट वन कि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट वन इज पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है कि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, मैं इसका लिख देता हूं, तो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर x और x फैक्टोरियल, वेयर x इज 0 1 2 अप टिल इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जाता है जी। तो वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर, दैट इज लैम्डा, इसमें एक ही पैरामीटर है, क्या है, लैम्डा। और दूसरा भी आपको बताता चलूं कि एक्स बार इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, लैम्डा। लैम्डा इज बेसिकली मीन और वेरियंस। पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लैम्डा है, इसका वेरियंस भी लैम्डा है, वही पैरामीटर है। तो अगर आपको एक्स बार निकालना पड़े तो उसको आपने लैम्डा के इक्वल रख देना है, बस। इसमें भी वही तरीका है कि एक्स बार निकाले, अगर लैम्डा नहीं दिया हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में लैम्डा दे दिया उसने, कहता सपोज दैट द फॉलोइंग डेटा फॉलोज द पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2.4 या लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो फिर आपको एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं। अगर एक्स बार उसी सूरत में निकलता जबकि हमें पैरामीटर की वैल्यू गिवन ना होती, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो देखते हैं कि वो क्या बोलता है। द क्वेश्चन इज a skilled typist on routine work kept a record of mistakes made per day during 300 working days। ठीक है जी, तो क्या जी मिस्टेक्स है, पर डे।
0 1 2 3 4 5 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ डेज 0 में 143 डेज ऐसे थे जब उसने कोई मिस्टेक नहीं की, 90 डेज ऐसे थे जब उसने 8 मिस्टेक की है, 42 डेज ऐसे थे जब उसने 2 मिस्टेक्स की हैं, 12 डेज इतने थे जब 3 मिस्टेक्स हैं, 9 डेज आते थे जब 4 मिस्टेक्स हैं, और 3 डेज ऐसे थे जब 5 मिस्टेक्स हैं, और 8 दिन ऐसा था जब 6 मिस्टेक्स किए उसने। क्वेश्चन इज दैट the mistakes per day has a Poisson distribution. क्वेश्चन ये है, तो पहला स्टेप क्या, वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस H नॉट, द डेटा फॉलोज Poisson distribution. ठीक है, अगर यहाँ पे क्या देता है, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द डेटा फॉलोज Poisson डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो अब आपको लैम्डा एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया तो आपने जस्ट लिख दिया द डेटा फॉलोज Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, द डेटा डज नॉट फॉलो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या, अल्फा हमने लिया वही टोटल, अल्फा इज इक्वल टू दिस। स्टेप 3 द टेस्ट स्टैटिस्टिक, टू बी यूज्ड इज जी ट्वाइस चेयर हम यूज करेंगे, दैट इज OI माइनस EI डिवाइडेड बाई EI, और OI माइनस EI का स्क्वायर भी है साथ, विच फॉलोज ट्वाइस चेयर डिस्ट्रीब्यूशन with K minus 1 minus number of estimated parameters. ठीक है जी, अब आ गया स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन। जी अजीज तलबा, कंप्यूटेशन में हमें पता है कि एट्स दिया हुआ है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके सामने एफ दिया हुआ है और दिस इज इक्वल टू बेसिकली OI। ठीक है, एफ आई है, इसको OI भी हम कहते हैं। तो 143 90, उसके बाद है 42 एंड नेक्स्ट 12, उसके बाद 9 3 1। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल शुड बी 300। ये है समेशन एफ। ठीक है, तो अब एक कॉलम बना लो एफ एक्स का, किसके लिए, मीन निकालने के लिए। तो 0 90
इसको सम करें तो एच बार निकालें, समेशन एफ एच ओवर समेशन एफ। तो सम करने के बाद ये आ रहा है 267 डिवाइडेड बाई 300, दिस इज इक्वल टू 0.89 एच बार। तो अब हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बार होता है। ठीक है, व्हाट इज एच बार की डेफिनेशन क्या? एवरेज। एच बार जो पैरामीटर है एवरेज को शो करता है, इसीलिए हमने उसको एच बार की इक्वल आती है। लैम्डा क्या शो करता है? एवरेज को। जो पैरामीटर है ना पाइथन का पैरामीटर लैम्डा, दैट इज बेसिकली एवरेज, इसीलिए हमने इसको एच बार की इक्वल रखा है और दिस इज इक्वल टू 0.89। अब हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए, उस प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वापस समेशन एफ से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज का पता हो तो आप समेशन एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस क्या आ जाएंगी? फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी में जा सकते हो, प्रोबेबिलिटी से फ्रिक्वेंसी में आ सकते हो। तो दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर एच ओवर एच फैक्टोरियल, ये है जी फार्मूला। अब यहाँ पर पुट करें एच की जगह 0, तो ई की पावर माइनस 0.89 मल्टीप्लाई विद 0.89 रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1। ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या वैल्यू आती है? अब इसको साथ प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है ई रेज टू द पावर, करने के लिए आपको सेकेंड हाफ में जाना पड़ेगा। एल एन के ऊपर दिया ना स्मॉल एल एन, तो शिफ्ट एल एन माइनस 0.89 तो 0.4 हाँ जी 0.41 आया जी, 0.41। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0.41 है, इसको मल्टीप्लाई करें जाए नेक्स्ट, मल्टीप्लाई विद 0.41 मल्टीप्लाई विद 0.89 तो 0.36। ठीक है जी, तो ये आपने 0.36 आ गया। नेक्स्ट कैसे आई आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये प्रोबेबिलिटी सारी फाइंड करें। तो लास्ट प्रोबेबिलिटी आप चाहें तो 1 में से माइनस करके यहाँ पे लिखते, ठीक है, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते आप। ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी आपके पास। उसके बाद आपने कॉलम बनाना है ई आई, तो ई आई किसके बराबर है? समेशन एफ इंटू पी ऑफ एच, यानी 300 मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू एच। ये जो हमारे पास कॉलम है ना ये वाला, इसको अगर मैं पी आई का नाम देना चाहूँ तो यहाँ पे एन 300 इंटू पी आई, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दैट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 300 से तो वैल्यू आती है हमारे पास 123.2 जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? 109.6, यानी मल्टीप्लाई जो प्रोबेबिलिटी है इसको 300 से मल्टीप्लाई किया है। फिर 48.8, नेक्स्ट क्या है? 14.5, नेक्स्ट सरी 3.2, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 0.6 और उसके बाद है 0.1। ठीक है, ये हमारे पास ई आई की वैल्यूज आ चुकी। अब आप एक चीज़ में बताता चलो जी सलवा, अगर कोई फ्रिक्वेंसी एक्सपेक्टेड या कोई ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी लेस देन 5 हो तो वी कैन मर्ज दीज फ्रिक्वेंसीज आल्सो। अब आप देखें ना इस तरह पे ट्राई स्केयर की वैल्यू बड़ी आती है। अगर आप यूं यूज़ करेंगे, ये वाली देखें आप, वैल्यूज़ 1 है और 3 है, इसी तरह 0.6 है, फ्रिक्वेंसी 0.6 अब क्या तो बनता है इसका, इसी तरह 0.1 है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मर्ज कर देते हैं, इसकी ए की फ्रिक्वेंसी बना देते हैं। ये इनको मर्ज करेंगे तो ये सारा ऐड करें 7 और प्लस 8 तो ये आ रहा है 18.4,
यानी हमने इसको मर्ज करके ऐड करके ना दिस प्लस दिस इसको एक ही फ्रीक्वेंसी कर दी। इसी तरह जब इसको किया है तो इनको भी करना पड़ेगा। तो लास्ट 4 जो कैटेगरीज थी इनको हमने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद इसका ऐड किया तो 15 + 10 25, तो ये 25 आ रहा है। अब हम इसकी जगह पे 25 रखेंगे और हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1 2 3 4। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 कैटेगरीज। k क्या है, नंबर ऑफ कैटेगरीज को शो कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो अब देखिए कि chi² की वैल्यू क्या होगी जी। तो OI हमारे पास है और EI। तो OI की वैल्यू क्या थी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 143, नेट्स वाज 90 एंड ऑनवर्ड 42, और द लास्ट वन जो मर्ज होने के बाद 25। और EI क्या था 123.2, नेक्स्ट 109.6, नेक्स्ट वाज 48.8 एंड और सारे जमा करने के बाद क्या था 18.4। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। अब यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। समझ आ रही है कि मैंने ऐसे क्यों किया, इसलिए कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 हो तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं, इसलिए मर्ज करते हैं। chi² की वैल्यू उधर वैसे रहने दें तो बहुत बड़ी आईडी था, हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट होगा। तो इस चीज़ को फाइंड आउट किया था फिशर ने, और उसने हमने फाइंड किया कि अगर हम फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करके कैटेगरीज कम कर लें तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो OI माइनस EI करें, पहले उसका स्क्वायर लें और डिवाइडेड बाई EI कर दें, यानी 143 माइनस 123.2 इस सारे का लेंगे स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे 123.2 को। तो सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू आएगी 3.18। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है 90 माइनस 109.6 स्क्वायर, उसके बाद 109.6 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू शुड बी 3.51। इसी तरह 42 माइनस 48.8 इस सारे का स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाई 48.8 करेंगे तो आंसर शुड बी तो 0.95। नेक्स्ट है 25 माइनस 18.4 इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18.4, तो ये हल होने के बाद 2.37 आ गया। अब इनको ऐड कर लें, दिस प्लस दिस, तो ये हमारे chi² की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 10.01। तो अब आप टेबल वैल्यू देखें क्या होगी नेक्स्ट जी। द टेबल वैल्यू शुड बी द क्रिटिकल रीजन नंबर 5 है, chi² is greater than or equal to chi² alpha with k minus 1 minus number of estimated parameters तो ये आएगी chi² is greater than or equal to chi² 0.05। what was k, अब k हमारे पास क्या था 4, तो 4 माइनस 1 हमने 8 पैरामीटर एस्टिमेट किया है। तो इसको आप देख लें, इसकी वैल्यू देखें क्या है 4 माइनस 2 2, तो 0.05 और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू देखें तो क्या आती है 5.99 जी। स्टेप नंबर 6 देखें अब क्या है, कंक्लूजन। तो दिस वैल्यू इज 5.99 और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है दैट इज 10 पॉइंट समथिंग, तो ये यहां पे कहीं लाई करेगी 10.01। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट H0 since the computed value
of chi-square is equal to 10.01 falls या lies कह लें in the theoretical region. Therefore, we conclude that the data does not follow Poisson distribution. ठीक है, जी अजीज तलबा, अब आपने आज के लेक्चर में हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की जो एप्लीकेशंस थी उनको सॉल्व किया, आपने देखा। और इसके अलावा हमने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ ये बताई कि इफ़ द पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड तो वहाँ पर -1 होता है। अगर पैरामीटर एस्टिमेट ना किए जाएं, ऑलरेडी नोन हो, मौजूद हो, तो फिर यानी नोन से मुराद ये है कि क्वेश्चन के अंदर बाज़ दफ़ा हम क्वेश्चन में दे दिया जाता है शो दैट द फॉलोइंग डेटा फॉलोज पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। अदर सपोज अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो इसका हाइपोथेसिस हम बना सकते थे, ये क्वेश्चन बन सकता था, इट कैन बी जी, अगर यही क्वेश्चन आ सकता था, टेस्ट द हाइपोथेसिस that the data follows Poisson distribution with lambda is equal to 1। तो अब आपने क्या करना था, आपको लैम्डा मौजूद है आपके पास, आपने सिर्फ ओ आई दिया हुआ है, ठीक है। ओ आई को यहाँ पे आपने लिखा और ओ आई वाज 144 से लेकर 143 से 90, उसके बाद था 42, 12, 931। अब आपने ई आई जो निकालना था जस्ट उसको पुट कर दें। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालें, पी आई निकालें, प्रोबेबिलिटी दैट एच इज इक्वल टू एच, दिस इज ई की पावर -1, लैम्डा की जगह पुट कर दिया, 1 की पावर एच मीन 1 डिवाइडेड बाई एच फैक्टोरियल, तो ये अब बन जाता, ठीक है ना। लैम्डा की पावर एच होता है ना, तो लैम्डा 1 है तो 1 की पावर एच क्या होगी, जो भी लेंगे पावर 1 ही आएगा, तो आसान हो गया ना। तो ई की पावर -1, सपोज अगर इसी को मैं यूं करता हूं तो ये ई की पावर -1 को अब हल करें, 0 पुट करें, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज अब इस तरह सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन वो। तो ई की पावर -1 करें तो क्या आता है, शिफ्ट ई -1, तो 0.37 आ रहा है, 0.37। ये मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है इसलिए दे रहा, मैं भी आगे भी देना चाहिए था इसको, अगर मैं इसको 4 डिजिट पे फिक्स करता हूँ, हाँ जी 0.3679 ये देता है जी। अब आप देखिए अगर इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 110, तो ई आई की वैल्यू क्या आती है, 110.36, ठीक है। और ये 38 भी है, तो तकरीबन 110.36 काफ़ी है इतना भी।
तो इसी तरह आप देखें जब नेट्स वैल्यू लेंगे तो यहाँ लैम्डा 1 और इसको x फैक्टोरियल पे डिवाइड करें तो 1 फैक्टोरियल पे करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो e की पावर -1 तो वो भी वही वैल्यू आएगी 0.3679। इसकी फ्रिक्वेंसी जब करेंगे तो ये भी 10.3638 ही आएगी। नेट्स आप करना है तो 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें इसको 0.3679 को 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 तो ये वैल्यू आ रही है 0.1840। तो मल्टीप्लाई करें 300 से तो 55.185 एंड सो ऑन। तो आप इस तरह EI निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI। तो इसी तरह इनको पुट करते जाएं और यहाँ पे टाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि अगर आपको हाइपोथेसिस दिया जाए तो आपको कहा जाए कि या इस डेटा फॉलोज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इज इक्वल टू दिस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद P इज इक्वल टू दिस, तो फिर आप H0 के अंदर भी ये लिखेंगे द फॉलोइंग डेटा फॉलोज द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं, विद लैम्डा इज इक्वल टू 1 या लैम्डा इज इक्वल टू 2 एटसेट्रा। तो इसके साथ ही मैं ये लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम Poisson बाइनोमियल करने के बाद अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको हम रूडनेस ऑफ फिट टेस्ट से फाइंड करेंगे द फॉलोइंग डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इससे पहले हमने दोनों केसेस जो किए वो डिस्क्रीट केसेस किए। नॉर्मल का थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैंने उसको एंड पे रखा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नॉर्मल वाला केस करेंगे और उसके बाद हम टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स उसकी बात करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।